नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ये जीत का विश्वास भी एक अजब फसाना है। 2024 का चुनाव है, पहले दौर से सब अपना अपना एग्जिट पोल जारी कर रहे हैं। कोई कहता है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से कि एनडीए इतने में बच रहा है, इतने में अटक रहा है, 150 आ रहा है, कोई 200 सीटें, कोई 250 में समेट रहा है। तो वहीं इंडिया गठबंधन को लेकर एनडीए का ये कहना है कि वो तो कांग्रेस पार्टी पर खास तौर पर बीजेपी का निशाना रहता है कि वो सिंगल डिजिट, डबल डिजिट में ही रह जाएंगे। अब जबकि 6 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है, 90% सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। आज हम चर्चा करेंगे। तालियों के साथ यहाँ मौजूद छात्रों का बहुत बहुत स्वागत जो हमारे साथ आज चर्चा में शामिल होंगे। मंच पर मौजूद मेहमानों से भी आपका परिचय करा दें। डॉक्टर अजय आलोक, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे साथ अमिताभ दुबे जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, जुड़े। तालियों के साथ उनका अभिनंदन कीजिए। 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं जिनसे हम नंबर्स के नजरिए एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि अभी तक जो भी वोटिंग परसेंटेज रहा है या जो मुद्दे बन पाए हैं, हावी हो पाए हैं, वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या पीएम का दिया हुआ 400 पार का नारा सच होगा या फिर 272 भी चुनौती बनेगी। क्या इंडिया गठबंधन मोदी के हैट्रिक बनाने या फिर विजय रथ को रोक पाएगा या खुद ही पहले की तरफ फिसल जाएगा। और तीनों मेहमानों से अब आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर संजय कुमार जो कि को डायरेक्टर लोक नीति CSDS के स्पॉलजिस्ट है। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आशुतोष जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। तालियों के साथ उनका अभिनंदन कीजिए। और खास मेहमान प्रदीप गुप्ता जी लाइव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप गुप्ता जी एक्सिस माई इंडिया के हेड हैं और MD हैं एक्सिस माई इंडिया के। और प्रदीप गुप्ता जी, सबको इंतजार है आपका जो एग्जैक्ट पोल आने वाला है, एग्जिट पोल आने वाला है, वो कैसे एग्जैक्ट साबित होगा इसको पूरा देश देखेगा, क्योंकि आपने पिछली बार सीट वाइज तक प्रेडिक्शन काफी हद तक सही की थी। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए जल्दी से आपको अपनी ये रिपोर्ट देते हैं, फिर सवाल डालें। बस अब लोकतंत्र के सबसे बड़े घमासान का आखिरी राउंड ही बचा है। अब तक 486 यानी 90% सीटों का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है और अगले दौर में 57 सीटों के लिए आखिरी रण बाकी है। 6 चरण की वोटिंग के बाद भी सत्ता और विपक्ष के नेताओं के जीत के दावे और सीटों के आंकड़ों को लेकर बयानों की जंग तेज है। मतलब 57 सीटों पर आखिरी दम दिखाने से पहले नंबर गेम का खेल भी जारी है, चाहे वो मनोवैज्ञानिक दबाव की राजनीति हो या फिर अब तक मन नहीं बनाने वाले वोटरों के मन को अपने पक्ष में करने की जुगत। अनजाने आंकड़ों के इस खेल में दावे भरने वाले खिलाड़ियों में अमित शाह भी शामिल हैं, राहुल भी और चिराग पासवान भी। 4 तारीख को औपचारिक ऐलान इसका होना बाकी है, पर फैसला तैयार हो गया। कल 6ठे चरण का भी मतदान हुआ, उसकी भी जानकारी आप सबके सामने हुई होगी। किस तरीके से एनडीए गठबंधन, अगर मैं राष्ट्रीय स्तर पर अगर मैं बात करूं तो लगभग 350 से ज्यादा सीटों पर अभी तक परिणामों में हम लोग पहुंच चुके हैं। बिहार में 40 की 40 सीटों की एक औपचारिक घोषणा 4 तारीख को होनी बाकी है। चहेते लोग हैं जो उनको प्रसन्न रखने के लिए रोज नए आंकड़े दे देते हैं, 400 पार, 500 पार। अभी अगर यहाँ के मुख्यमंत्री ने तो शायद 800-8,000 तक भी पहुंच गए थे, 4,000 तक नहीं। अभी थोड़ा और लंबा चल जाए इलेक्शन तो 8,000 भी चला जाए। तो और प्रधानमंत्री को भी अच्छा आनंद आता है यही सब बातें सुनकर। थोड़े दिन आनंदित होने दीजिए। सबको मालूम है कि 6 चरणों में क्या हुआ, आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, प्रधानमंत्री को हमसे ज्यादा मालूम है। लेकिन उन्हें रात को नींद 1 घंटा तो आ जाए, इसलिए ये आंकड़े उन्हें लोग बता देते। सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं, दावों की जंग में अमित शाह भी कह रहे हैं कि बीजेपी 5वें दौर में ही 300 का आंकड़ा पार कर चुकी है। लेकिन केजरीवाल क्या बोल रहे हैं, इसे सुनना भी जरूरी है। यहाँ पर तो हम लोग चाहते हैं कि 40 सीट है तक 40 सीट हम लोग जीते और पूरे देश में 400 से भी ज्यादा सीट जीते और फिर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बने। इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज्यादा सीट मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन देश को एक साफ सुथरी और स्थिर सरकार देने की दिशा में बढ़ रहा है। अब तक लोकसभा की जिन 486 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, 2019 में 278 सीटें बीजेपी के खाते में गई थीं। बात अगर एनडीए की करें तो उसे 283 सीटें मिली थी। वहीं कांग्रेस 44, यूपीए 87,
जबकि 79 सीटों पर दूसरे दलों को जीत मिली थी। हालांकि आंकड़ेबाजी के इस खेल में राहुल गांधी भी खूब तेजी से दौड़ रहे हैं। हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आप सबको सरप्राइज करेगा। इंडिया की सरकार बन रही है। सरकार बनाने का काम 5 चरण के मतदाताओं ने किया, छठे और सातवें ने 400 पार करना है, 400 पार करना है। आखिरी दौर में 57 सीटों पर घमासान, और इसकी अहमियत इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इनमें से 25 सीटें बीजेपी के पास, 8 सीटें कांग्रेस के पास, टीएमसी के पास 9 सीटें, जबकि अन्य का 15 सीटों पर कब्जा हुआ था। मोदी सरकार लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दम भर रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेता भी खुद को कम नहीं आंक रहे। 2024 लोकसभा चुनाव एक बेहद रोमांचक दौर से गुजर रहा है। इस मायने से भी कोई भी पक्ष बयानों के लिहाज से कमजोर नहीं दिखना चाहता। राहुल गांधी कहते हैं कि वो लिख कर दे रहे हैं कि बीजेपी की सरकार नहीं बन रही, तो जवाब में अमित शाह का बयान है कि हम 310 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। बहुत वक्त नहीं बचा। 4 जून को नंबर गेम के दम पर दावों की परीक्षा भी पूर्ण हो जाएगी। आज तक ब्यूरो। चलिए सवालों की शुरुआत करते हैं। अजय आलोक जी, पहला प्रश्न आपसे है। अजय जी, देखिए 6 चरण के चुनाव 90% सीटों पर वोटिंग हो चुका है, लेकिन बड़े जो मुद्दे बने उसके नजरिए से समझते हैं। महंगाई, बेरोजगारी खास तौर पर एक अंडरकरेंट इस मुद्दे का दिखा है। आपको लगता है कि ये आपके लिए वो 400 पार वाले सपने के लिए बड़ा डेंट हो सकता है? आपकी नजर में क्या मुद्दे हावी रहे, और अगर बेरोजगारी रहा, चैलेंज नहीं है? देखिए अंजना जी, देश जब से आजाद हुआ 1952 से, जब से चुनाव होने लगे, हर चुनाव में बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। हर 5 साल के बाद आज जो महंगाई है 5 साल बाद थोड़ी बढ़ेगी, ये सब जनता भी जानती है। आज मुद्दा क्या है इस चुनाव का? अगर हम कहते हैं 400 पार, तो उसके पीछे आपने कहा कि 272, अभी आप इंट्रोडक्शन में बोली कि 272 भी आएंगे कि नहीं, चुनौती बनेगी। अरे 224 सीटों पे 55% मत आया था हमें, बाकी 50 सीटों पे हमें 48 से 50% के बीच में आया। 274 तो यही हो जाते हैं। 400 हम कहते हैं तो इसलिए कहते हैं कि 400 पार एक रियलिटी होगी इस बार। किस लिए लोग, बदलाव कब होता है, क्यों होता है बदलाव? 2014 में बदलाव क्यों हुआ? बदलाव तब होता है जब जनता को कुछ नई चीजें चाहिए, जिसको उम्मीदें टूटती हैं। बदलाव क्या इसलिए हुआ कि मोदी ने भ्रष्टाचारियों को पकड़ा? मोदी ने 350 करोड़, 55 करोड़, 60 करोड़, लगभग 1,82,000 करोड़ रुपए पकड़ के ईडी और सीबीआई ने जमा कर लिए, इसलिए बदलाव चाहते हैं। बेल वाले को सत्ता दिलानी है, इसलिए बदलाव चाहते हैं। ठीक है, यही से आप जवाब उसका दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं, इसलिए जनता बदलेगी। देखिए, पूरा देश जानता है कि भ्रष्टाचारियों के साथ सौदा हो रहा है। सौदा हो रहा है। चंदा लो धंधा दो, हफ्ता वसूली, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का घोटाला, सबने देख रखा है सच्चाई क्या है भ्रष्टाचार के खिलाफ इनकी लड़ाई की। अब शायद इन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी अक्सर मुद्दे रहते हैं, लेकिन इस बार वो मेन मुद्दे बन गए हैं इस चुनाव के। शुरुआत में मोदी जी बड़े कॉन्फिडेंट थे, 400 पार का नारा था, मोदी की गारंटी, विकास, और सीधा फिर पहुंच गए गाय पे, भैंस पे। कांग्रेस आपकी भैंस छीनेगी, आपके गहने छीनेगी। क्यों हुआ? क्योंकि जो हमारा घोषणा पत्र है और जो मुद्दे हमने उसमें उठाए वो लोगों तक पहुंच गए, वो लोगों की मंशा थी। जो भारत जोड़ो यात्रा के तहत, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय हमें मुद्दे जिसके बारे में जानकारी मिली, हमें पता चला कि ये लोगों की प्राथमिकताएं हैं और इन्हें हमने अपने मैनिफेस्टो में डाला, और इससे कनेक्ट हुआ, इसलिए ये जाके सबसे अहम मुद्दे बन चुके हैं देश के, महंगाई, बेरोजगारी और कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ 2 लाइन का जवाब मैं अब जाऊंगी इनके पास। बस 2 लाइन में मैं कहता हूं कि मैनिफेस्टो में किस पर राजनीतिक दल के मैनिफेस्टो में आधा पन्ना अल्पसंख्यक पर डिपोजिटेड होता है? एक राजनीतिक दल का नाम बताइए तो आप मुझे। ये मैनिफेस्टो में कहते हैं कि हम पर्सनल लॉ बोर्ड को स्ट्रेंथन करेंगे। राहुल गांधी वीडियो में चला, आपके चैनल पे चला, वीडियो में कह रहे हैं 2012 में कि मुसलमानों को आरक्षण देंगे। इन्होंने करके दिखा दिया कर्नाटका में, इन्होंने करके दिखा दिया पश्चिम बंगाल में, हाईकोर्ट ने थप्पड़ मारा। इसलिए लाना इनको। तुष्टीकरण की राजनीति इस देश में बंद होगी या नहीं होगी? देखिए, यहां कितने लोगों ने हमारा मैनिफेस्टो पढ़ा है? उसमें ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना किसी धर्म का नाम लिखा हुआ है। भाषीय और अल्पसंख्यकों के बारे में लिखा हुआ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भाषीय और धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए अनेक बिंदु हैं। हमने बस ये कहा है कि उनकी सुरक्षा करेंगे, जैसे हमने संविधान की करेंगे। एक शब्द जिसको लेकर वो बार बार उठा रहे कि बहुसंख्यकवाद नहीं होने देंगे,
क्या मतलब है इसका? बहुसंख्यक कौन है इस देश में? बहुसंख्यकवाद, हाँ। देखिए मेजॉरिटेरियनिज्म अंग्रेजी में लिखा है, तो उसको बहुसंख्यक कहते हैं हिंदी में। तो बहुसंख्यकवाद क्या है? मतलब क्या रोकना है? हम मानते क्या हैं, कर रहे हैं इस देश में? हम मानते हैं इस देश में हर एक की हिस्सेदारी है। इस देश में वैसे हर एक वर्ग किसी ना किसी दृष्टि से अल्पसंख्यक है, भाषीय हो या किसी जाति का हो या किसी राज्य का हो, हर एक के हक है संविधान में और हर एक की सुरक्षा हम करेंगे। जिलेबी घूम गया, आप सुन लिया ना आपने? घुमा दिया आपने, स्पिन देने की पूरी कोशिश की लेकिन जवाब नहीं दिया। बहुसंख्यकवाद रोकना है, इसका क्या मतलब है? एक लाइन आपकी है, आप समझा दीजिए। बहुसंख्यकवाद रोकना है मतलब कौन है बहुसंख्यक? बराबरी, हर एक की बराबरी होनी चाहिए, हर एक के बराबर हक होने चाहिए। तो यही लिख देते हैं, हमारा लक्ष्य है। तो यही लिख देते हैं, लिखा तो है। तो हमने क्या लिखा है अब देखिए, पढ़िए। असमानता आकाश छू चुकी है इस देश में। 21 लोगों के पास उतनी संपत्ति है जितनी 40 करोड़ लोगों के पास है। ये इनके शासनकाल में हुआ है। असमानता बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है। तो आर्थिक समानता लाएंगे लिखते हैं ना, बहुसंख्यकवाद नहीं लिखा। आर्थिक असमानता के बारे में बहुसंख्यकवाद क्यों लिखा है ये आप नहीं समझा पा रहे हैं सर। हुकूमत से ज्यादा वर्तमान में असमानता इस देश में बढ़ी है, ये सबसे अहम मुद्दा है। ये बस हमें भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मेन मुद्दा आप अपना मैनिफेस्टो नहीं समझा पा रहे मुझे। मैं तो सिर्फ एक वर्ड पूछ रही हूँ। समझ में राहुल गांधी के नहीं आए तो ये कहां समझाएंगे? एक वर्ड पूछ रही हूँ। आर्थिक असमानता आपने उठाया और वो उठाने वाला मुद्दा है, पर एक जवाब तो दीजिए ना। बहुसंख्यकवाद नहीं होने देंगे, इसका क्या अर्थ है? बहुसंख्यकवाद मेजॉरिटेरियनिज्म है, ठीक है। मेजॉरिटेरिज्म का मतलब है कि हर वर्ग के हक होते हैं, किसी को दबाया नहीं जा सकता, और किसी भी मेजॉरिटी का ये हक नहीं है कि किसी को दबाया जाए। बस यही है। चलिए ठीक है। हिंदुओं को जिस तरह से दबा के रखा गया है वैसे ही दबा के रखा जाएगा अगर कांग्रेस पार्टी आएगी तो। यही मतलब है, यही मतलब राहुल गांधी भी समझाते हैं। खुल के बोलने में क्या डर है अब? चलिए ठीक है, जनता पर देखिए जनता पर छोड़ते हैं। आइए एक बार सीधे लिए चलते हैं। प्रदीप गुप्ता जी भी अब जुड़ गए, संजय जी और आशुतोष जी, तीनों को एक साथ दिखाइए। प्रदीप गुप्ता जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, कई लोग ये मानते हैं कि अगर पोलराइजेशन ऐसा हो जाता है तो उसके बाद से बीजेपी को फायदा होता है। मेरे सवाल का हिस्सा, क्या आपको ऐसा होता हुआ ध्रुवीकरण दिखाई दिया इस चुनाव में? दूसरा, सबसे बड़ा मुद्दा वोटर्स के बीच में आपको क्या दिखा? क्योंकि नंबर्स मुझे पता है आप नहीं बताना चाहेंगे। तीसरा, क्या 400 पार वाला कोई वेव आपको दिखाई दिया है, या फिर आपको लगता है 300 पार 272 यहां पर कहीं पर मामला अटक सकता है? 3 प्रश्न है आपसे, तीनों का जवाब। प्रदीप जी, एक काउंटडाउन शुरू हो चुका है वैसे आपका भी, 1 जून को आपको बताना है एग्जिट पोल में। जी, तुष्टिकरण की जो आपने बात करी, उससे क्या बीजेपी को फायदा होता है? मुझे लगता है कि ऐसा कोई फायदा नहीं होता जिसको कि आप निर्णायक कह सके। निर्णायक का मतलब होता है कि आपकी जो है जीत की असली वजह वो हो। ऐसा फायदा मुझे कहीं से नहीं लगता कि इससे कोई बीजेपी को फायदा होता है। किसी भी पार्टी इंक्लूडिंग बीजेपी को यदि फायदा होता है तो वो परफॉर्मेंस और डिलीवरी से ही होता है। पहला सवाल। दूसरा सवाल आपने क्या पूछा था, थोड़ा सा आप मुझे रिपीट कर दीजिए प्लीज। आपको कोई वेव दिख रहा है, और क्या आपको 400 पार वाली सिनेरियो दिख रहा है, 300 वाला सिनेरियो दिख रहा है, या फिर 272 भी मुश्किल दिखाई दे रहा है? देखिए, कोई भी चुनाव होंगे देश के अंदर, और ये तो नेशनल चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, तो वेव और कांटे की टक्कर जरूर होगी। लेकिन देश एक विशाल देश है, 30 राज्य है, यूटीज है, यूनियन टेरिटरीज है, तो कहीं पर वेव है एक पार्टी के पक्ष में, कहीं पर वेव है दूसरी पार्टी के पक्ष में, और कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर कांटे की टक्कर है, ये मैं जरूर कह सकता हूं। नतीजे के पहले का नतीजा आज तक के एग्जिट पोल में एक्सिस माई इंडिया के साथ 1 जून को जरूर रहिएगा। जब आखिरी दौर की वोटिंग खत्म होगी उस दिन प्रदीप जी भी साथ रहेंगे और उस दिन नंबर्स हम बताएंगे। फिर 4 जून को एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल साबित हुआ या नहीं, उसका सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। संजय जी, 272 वाला सिनेरियो, 300 वाला या 400 पार वाला? आपसे उम्मीद रखती हूं कि आप 2 लाइन एक्स्ट्रा बोलेंगे। कुछ सिर्फ 2 ही लाइन बोलूंगा। नहीं मुझे लगता है 400 पार वाला तो सिर्फ नारा था, और उस नारे के बारे में तो चर्चा अब नहीं होनी चाहिए। अब कम से कम मैं नहीं कर रहा हूं कि ऐसा कोई सिनेरियो दिखाई पड़ता है जिसमें 400 पार हो। दूसरी बात है कि क्या 300 पार होता हुआ आंकड़ा, जो 2019 के चुनाव में बीजेपी के पास 303 सीटें थी। मुझे लगता है जिस तरह से 6 दौर का हमने मतदान देखा, और आपने जिस बात का जिक्र किया, कोई एक नेशनल मुद्दा बनता हुआ मुझे दिखाई नहीं पड़ा।
हर चुनाव में, हर दौर में मुद्दे बदलते रहे, उससे क्या संकेत मिलते हैं? संकेत बड़े साफ हैं। 2019 और 2024 के चुनाव में अंतर है। 2019 के चुनाव में एक नेशनल वेव था, एक नेशनल मुद्दा था, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का मुद्दा था, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था। इसमें वैसे कोई मुद्दे दिखाई नहीं पड़ते, कोई नेशनल वेव नहीं है। प्रदीप जी ठीक कह रहे हैं, अलग अलग राज्यों में आपको एक पार्टी के पक्ष में, किसी राज्य में दूसरी पार्टी के पक्ष में दिखाई पड़ता है चीज। तो अगर 19 जैसी स्थिति नहीं है माहौल के हिसाब से, तो मुझे लगता है 19 जैसे सीटें भी बीजेपी को आने की गुंजाइश मुझे कम दिखाई पड़ती है। बस खत्म। इतना अच्छा लग रहा था सर सुनने में, लग रहा था कि अब कुछ देर में एक नंबर आप रिवील करने वाले हैं। आशुतोष जी, अब आप माइक उठाइए, आपको क्या समझ में आ रहा है? एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर क्या स्थिति दिखाई दे रही है? नहीं, मैं ना तो प्रदीप जी की तरीके से और ना ही संजय जी की तरह सेफोलॉजिस्ट में नहीं हूं। हाँ। और इसलिए मैं कोई प्रेडिक्शन भी नहीं करूंगा। लेकिन मैं 2-3 चीजें बड़े आराम से इस वक्त जो देखने की कोशिश कर रहा हूं, मैं संजय जी की इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं कि 2014 में जिस तरीके से एक वेव आपको दिखाई पड़ रही थी, एक राष्ट्रीय नैरेटिव, नेशनल नैरेटिव दिखाई पड़ रहा था कि भाई कांग्रेस के खिलाफ लोगों के अंदर गुस्सा था। वो 2019 में आप देखिए बालाकोट का मसला था, पाकिस्तान को घुसकर मारने वाली बात थी। 2024 के चुनाव में वो पूरी तरीके से गायब है और यह भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी नाकामी है कि, और नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ी काबिलियत इसी में थी कि वो हर चुनाव में हर समय कोई ना कोई नेशनल नैरेटिव लेकर आते थे। और मुझे लगता है कि उनकी सबसे बड़ी गलती वो हुई जब उन्होंने 22 जून को प्रतिष्ठा के बाद ये माना कि अब तो इसकी एक लहर चलेगी और उसके बाद पूरा विपक्ष पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। और उस चक्कर में नीतीश कुमार जी भी पटना में इधर से उधर पलटी मार के चले गए। मार्च के बाद से अगर आप बदलाव देखिए तो मार्च के बाद से बिल्कुल स्पष्ट बदलाव है। उसके बाद से अगर आप नजर डालें तो 3 चीजें बहुत स्पष्ट तौर पर हो रही। एक, अपोजिशन यूनिटी इंडेक्स आज की तारीख में 2014-2019 की तुलना में बहुत ज्यादा है। दूसरा, ग्राउंड लेवल पे मुझे इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि विपक्षी पार्टियों के बीच में, रीजनल पार्टियों के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा। वो अच्छा कोऑर्डिनेशन है। सीट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर दिक्कतें आई लेकिन वो आप उसका कहीं नजर नहीं आ रहा है। और कम से कम 4 ऐसे स्टेट है जहां भारतीय जनता पार्टी को बहुत निराशा का सामना करना पड़ सकता है। एक उत्तर प्रदेश, दूसरा हरियाणा, तीसरा राजस्थान और चौथा कर्नाटक। मैं इसमें जानबूझकर महाराष्ट्र और बिहार का जिक्र नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत प्रेडिक्टेबल लाइंस पे वहां पे है। लेकिन इन चारों राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अगर सीटों का नुकसान हो रहा है, जैसा कि मैं मानता हूं, तो इनको कहीं और से गेन होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। हाँ, पश्चिम बंगाल के अंदर वो गेन कर सकते हैं, उड़ीसा के अंदर भी गेन कर सकते हैं, इतना ज्यादा गेन नहीं कर सकते। तेलंगाना भी वो मान रहे हैं कि गेन करेंगे। तेलंगाना, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। तेलंगाना में आप पिछली बार 4 सीटें थी कांग्रेस के पास, 3 सीटें थी। आज वहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है तो 4 से बढ़ के आप 6 हो जाएंगे। 4 से बढ़ के आप 16 नहीं हो रहे ना। या अगर आप 17 सीटें हैं, वो कह रहे हैं 10 के आसपास जीतेंगे। उनकी बात पर आप जवाब दीजिए। देखिए, मैं आशुतोष जी की इस बात से सहमत नहीं हूं कहीं से भी कि कोई वेव नहीं दिख रहा है, कोई ये नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आज चाहे राजनीतिक विश्लेषक हो चाहे विरोधी हो, हमारी ही सीटों की गणना कर रहे हो। आपका क्या हाल है जनाब अली, अपना तो बताइए। 100 नहीं, 100 भी नहीं वो मांग रहे हैं ये लोग। ये कहते हैं कि कांग्रेस को 75 आ जाएगी तब बीजेपी 200-300 के नीचे आएगी। ये कौन सा लॉजिक है भाई? आप अपना देखिए ना। हम तो आज भी कह रहे हैं कि 350 इस पर वो बोलना चाह रहे हैं कांग्रेस को कितनी सीटें। आप तो पत्रकार हैं, आप अच्छी तरीके से जानती हैं, जब कुत्ता आदमी को काटता तो खबर नहीं बनती है, जब आदमी कुत्ते को काटता तो खबर बनती। भारतीय जनता पार्टी आज 325 के ऊपर की सीटें उसके पास हैं। अगर वो सीटें लूज कर रही हैं तो ये सबसे बड़ी खबर है। भाई कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी 50-55 पे थी। कांग्रेस पार्टी पे अगर 2 सीटें घट भी जाती हैं, 2 सीटें बढ़ जाती हैं, कोई वो खबर नहीं। खबर तो यह है कि नरेंद्र मोदी जैसे नेता के बावजूद, अमित शाह जैसे चाणक्य के बावजूद, अगर भारतीय जनता पार्टी की सीटें घटती हुई दिखाई पड़ रही हैं तो चर्चा उसी पे होगी और हर प्लेटफॉर्म पे चर्चा होगी और हर आदमी उसी की बात करेगा। अजय आलोक जी, मैं एक बार आशुतोष जी पर्सनली नहीं बोल रहा हूं, व्यक्तिगत मत लीजिएगा, गड़बड़ा गए। बोल आप पर्सनली ही नहीं, थोड़ा गड़बड़ा गए। 22 जनवरी की जगह 22 जून बोल गए थे प्राण प्रतिष्ठा के दिन में। दूसरा, अभी आदमी कुत्ते को काटता है कि कुत्ता आदमी को काटता है? मैंने तो नहीं देखा आज तक आदमी ने कुत्ते को काटा हो। इन्होंने पता नहीं कहां से देखा है भाई। मैंने देखा ये तो नहीं बोला कि मेरी भैंस खोल लेके चला गया। बीजेपी की चिंता छोड़िए, हम उन राज्यों में आ रहे हैं जहां हम पिछली बार नहीं थे। हम केरला में सीट लेंगे, कोई कह सकता है कि हम नहीं लेंगे? हम बिल्कुल लेंगे। हम तमिलनाडु में अपनी संख्या बढ़ाने जा रहे हैं, हम आंध्रा में संख्या बढ़ाने जा रहे हैं जहां हम नहीं थे। हम 0 तमिलनाडु में संख्या बढ़ाने जा रहे हैं, मतलब ओपनिंग करेंगे हम तमिलनाडु। ओपनिंग हम 0 थे तमिलनाडु में, हम केरला में 0 थे, हम आंध्रा में 0 थे। यहाँ पे सब पे सीट बढ़ रही है। आप जबरदस्ती हमें उत्तर प्रदेश में घटा दे रहे हैं, राजस्थान में घटा दे रहे हैं। प्रदीप जी दक्षिण पर अगर तमिलनाडु के अंदर भारतीय जनता पार्टी 1 सीट भी अगर पाती है तो 100% की ग्रोथ है।
आंध्र प्रदेश में अगर एक सीट भी पाते तो 100% की ग्रोथ है। अगर आप उस पर गर्व करना चाहते हो तो करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरे ऊपर कहा गया कि मेरा घूम गया है, भाई मैं तो ये नहीं कह रहा हूं मेरी भैंस कोई खोल ले गया, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं भारतीय क्रिकेट टीम में किनका सिलेक्शन होने वाला है, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं मेरी मंगलसूत्र कोई लेके जा रहा है। जब आप इस तरीके के तर्क देने लगे और ये कह रहे हैं कि मैं तो कभी हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं करता, अरे भैया अगर आप हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते थे 2002 के बाद की राजनीति कौन सी कर रहे हैं? और भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर हिंदू मुसलमान की बात नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ही नहीं रहेगी। आप इतनी बड़ी बात आके और फिर कह रहे हैं विपक्ष को साथ लेके चल रहे हैं। चलिए ठीक है, प्रदीप गुप्ता जी जल्दी से एक रिएक्शन आपसे, जो मुद्दे यहां पर उठे उस पे उसको लेकर, और जो मेरा प्रश्न था कुल मिलाकर आपसे, कि मुझे पता है आप व्यस्त हैं, कहीं आपको जाना है, कुल मिलाकर जो स्थिति बन रही है, प्रधानमंत्री ने ही खुद 400 पार का नारा दिया और ये अभी से ही दिख रहा है कि बार बार वही नारा याद दिलाया जाएगा। अगर 272 के आगे भी जाते हैं और स्पष्ट जनादेश के साथ सरकार भी बनती है, फिर भी मीन मेख निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी। अंजना जी, चुनाव का ये अभिन्न हिस्सा है। दावे, वादे, आरोप, प्रत्यारोप, वार पलटवार, यही तो चुनाव को इंटरेस्टिंग बनाता है। दोनों तरफ से आप धुआंधार तोप, बंदूकें, अस्त्र शस्त्र चलने दीजिए। मैं वापस कहता हूं कि 1 जून का इंतजार कीजिए, हम आपको पूरी की पूरी 543 सीटों का ब्यौरा बताएंगे। उसमें ये भी बताएंगे कि कितने इंडिपेंडेंट जीत रहे हैं। मुख्य पार्टियों की तो चर्चा करेंगे इस संख्या की, इंडिपेंडेंट का भी बताएंगे। आप मेरी बात का विश्वास रखिए और थोड़ा सा और इंतजार करिए। इतना कर लिया, थोड़ा और बाकी है, 1 सप्ताह की बात। ठीक है, इतना बताइए कि किसके तोप में ज्यादा गोला बारूद है? गोला बारूद तो नेचुरली जो इनकम्बेंट होते हैं वो आप देख रहे हैं कितने ज्यादा गोला बारूद दाग रहे हैं और उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और बाकी दिक्कत ये है कि विपक्ष के गोला बारूद तो है वो, लेकिन बटा हुआ है जरा अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियों में, तो नजर नहीं आता। नहीं, हिंट मेरे पास कुछ नहीं है भाई। 3-4 सवाल जल्दी जल्दी लेते हैं, आप पूछे। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है। सर, आपने मैनिफेस्टो की बात करी। अगर 2019 में बीजेपी के हम मैनिफेस्टो को उठा के देखें तो हम हेल्थ सेक्टर को देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, और अगर 370 को देखें तो उन्होंने वो सारे काम किए हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो अब इस समय जो चुनाव है हम वो मैनिफेस्टो पे नहीं देंगे? क्यों नहीं हम उनको जिताएंगे? उन्होंने जो बोला वो करके दिखाया। तो हमने देखिए, बोलिए। उन्होंने कहा बेरोजगारी कम करेंगे, 2 करोड़ नौकरियां दिलवाएंगे, कम हो गई। महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम हुई? नहीं हुई। उन्होंने कहा हम डॉक्टर की संख्या, देश में डॉक्टर की संख्या 2 गुनी करेंगे, नहीं हुई। हम हर जगह अस्पताल बनाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में बनाएंगे, नहीं हुई। तो ये सारे जो उनके वादे हैं वो झूठे निकले हैं। आप ध्यान से देख लीजिए और फिर हमारा मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए। हमारे पास ठोस सुझाव हैं, सोचे समझे सुझाव हैं, जुमलाबाजी नहीं है। मेरा क्वेश्चन बीजेपी से है। मैं बनारस से हूं और 2014 में मोदी जी ने नमामि गंगे स्कीम के अकॉर्डिंग बोला था कि गंगा साफ हो जाएगा, लेकिन अभी भी आप जाके देखेंगे गंगा वैसे ही गंदा है, अभी तक साफ नहीं हुआ। आखिर मोदी जी कब तक मंदिरों के नाम पे लोगों का मन भटकाएंगे और विकास को ऐसे ही रोकते रहेंगे? मंदिर बनाने से कुछ थोड़ी होगा ऐसे। बनारस के आप भी हैं, बनारस के बगल का मैं भी हूं, अंजना जी भी जा चुकी हैं। बनारस के घाटों की क्या स्थिति है, बनारस में गंगा की क्या स्थिति है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो लाखों लोग जा रहे हैं वो आज आराम से डुबकी ले रहे हैं गंगा में। गंगा साफ हो रही है, जितना बचा खुचा है वो भी हम ही करेंगे। कितने साल नहीं हो गए? आप गंगा नदी कहां से शुरू होती है, कहां खत्म होती है, वहां पे देखिए आप। मेरा नाम प्राची कपूर है। मेरा सवाल ये है, आखिर गठबंधन की सरकार क्यों बनी? क्या आम आदमी को और कांग्रेस को डर था कि वो अकेले फेस ऑफ नहीं कर सकते बीजेपी को? सर, आप ही से सवाल है। देखिए, हर राज्य में कहीं ना कहीं गठबंधन बनता है। बीजेपी का अनेक राज्यों में गठबंधन बना है, वहां अरिथमेटिक का सवाल होता है। पिछले चुनाव में बीजेपी के 2019 में क्या आंकड़े आए दिल्ली में, वो सबने देखा है। तो इसलिए अगर हमारा गठबंधन बना है तो उसका विरोध करना है, उनको हराना है। तो इसी प्रकार हो रहा है। आप सीधे आंकड़े देख लीजिए और पता चल जाएगा यहाँ क्यों हुआ है। पंजाब में नहीं हुआ है, अलग जगह हमने गठबंधन किया है, तो वो लोकल अरिथमेटिक के हिसाब से होता है। एक इंटरजेक्शन मैं आशुतोष जी की बात पे कहना चाहूंगा। इन्होंने कहा मार्च के बाद नहीं नहीं है मेरा। इन्होंने कहा कि मार्च के बाद ऑपोजिशन यूनिटी का इंडेक्स बहुत बड़ा हो गया है। अरे भाई साहब, कहां बड़ा नहीं था? 2019 में उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है वहां सपा बसपा लड़ रही थी। उससे बड़ा फॉर्मेडेबल अलायंस हो नहीं सकता है सपा बसपा आरएलडी। तब हम 62 जीते। आज तो सपा बसपा साथ ही नहीं है। एक ऐसी पार्टी कांग्रेस पार्टी है जिसका कोई वजूद ही नहीं है उत्तर प्रदेश। ये वैलिड पॉइंट है आशुतोष। अब दूसरे आइए, सिर्फ हरियाणा और मैं और बताते जाता हूं अंजना जी। पश्चिम बंगाल 42 सीटें, वहां तो अकेले लड़ रहे हैं। कौन सी इंडेक्स यूनिटी बढ़ गई?
2019 बिहार 40 सीटें, राजद कांग्रेस पिछले बार भी लड़े थे, इस बार भी लड़ रहे हैं। कौन से लेकिन महाराष्ट्र आई है, इस बार महाविकास आघाड़ी है, महाराष्ट्र आई है, महाराष्ट्र की इतनी पार्टियां, जनता कंफ्यूज है, कौन असली कौन नकली? हमसे कंफ्यूज नहीं है। उद्धव ठाकरे जी अपनी विचारधारा छोड़ के दूसरी विचारधारा के गोद में बैठ गए। उद्धव ठाकरे का कोर वोटर जो हिंदुत्व का वोटर है, क्या वो कभी ये मानेगा कि कांग्रेस की गोद में बैठी हुई हम जाके वोट दें? ठीक है आशुतोष जी, अगर हरियाणा और दिल्ली को छोड़ दीजिए, जहां पर अभी टेस्ट होना है इस बात का कि क्या जनता आप और कांग्रेस के अलायंस को एक्सेप्ट करती या नहीं, बाकी ना पश्चिम बंगाल में ना बिहार में इस बार जिस यूनिटी की आप बात कर रहे हैं, विपक्षी एकजुटता की, वो कहां है? हमारे ख्याल से अगर इसको अगर कोई नकारता है कि इंडिया नाम का कोई गठबंधन ही नहीं है, तो फिर बात खत्म हो जाती है। सीट्स पे आइए ना, मैं सीट्स की बात कर रहा हूं। इंडिया नाम का अगर कोई गठबंधन नहीं तो फिर बात ही खत्म हो जाती है ना अपने आप में। आज आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जहां जाइए, वहां एक गठबंधन एग्जिस्ट करता है और नेशनल लेवल पे एक विकल्प की बात करता है। और इसी गठबंधन की वजह से आपको याद होगा जब बॉम्बे में मीटिंग हुई थी 28 पार्टियों की, तो अचानक रातों रात 37 पार्टियां खड़ी हो गई और ये बताया गया कि हमारा भी गठबंधन उनसे बड़ा है। आज वो 37 पार्टियां कहां है? आज अकाली दल कहां है? वो टीडीपी जिसने नरेंद्र मोदी के खिलाफ पहले आवाज उठाई थी कि इस्तीफा देना चाहिए 2002 मैं भी नहीं ढूंढ पाई। मेरी बात सुनिए। उसी टीडीपी के साथ जिन्होंने पिछली गठबंधन में थे, अब आपको उनके पास जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ रहा है? अगर आप इतने पावरफुल हैं, क्यों जाना पड़ रहा है आपको? और आपके साथ कौन सा गठबंधन का साथी है? दुष्यंत चौटाला तो आपको छोड़ के चले गए, और यही चंद्रबाबू नायडू आपको छोड़ के चले गए थे, शिवसेना आपको छोड़ के चली गई, अकाली दल आपको छोड़ के चला गया। तो गठबंधन का धर्म आपको आता ही नहीं है, इसलिए आज संकट में, इसलिए स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए पार्टियां तोड़ रहे हैं। तो एक चीज, नीतीश कुमार को 2 बार सीएम बनाया, बावजूद इसके कि वो तीसरे नंबर की पार्टी थे, ये क्या है? मुझे लगता है जब आप ये कहते हैं सेलेक्टिव होकर एक ही तरफ बैशिंग कर रहे हैं थोड़ा। ये बीजेपी का तर्क है कि 2 बार सीएम बनाया। मजबूरी नहीं है, ये रियलिटी है, ये दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर आगे रख के बढ़े। बिना नीतीश कुमार के क्या भारतीय जनता, कोई ऐसा होगा जो अपनी कुर्सी छोड़ के बोल दे भाई साहब आप आके बैठ जाओ, मैं तो आपसे ज्यादा हूं, मैं आप बैठू मैं? ऐसा करता है? हम ये नहीं करते हैं कि एक राज्य में दोस्ती और दूसरे राज्य में कुश्ती, जो ये लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। और कम से कम पीडीपी वाला गठबंधन तो नहीं है ना। ये जो फैक्टर आशुतोष जी बता रहे हैं कि एक परसेप्शन तो कम से कम है ना कि कश्मीर से लेकर दक्षिण तक इंडिया अलायंस एक है फैक्टर जो एक विकल्प के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है, क्या वो एक इशू है इस बार जनता? बिल्कुल है। 2019, 2014 और 2024 के चुनाव का जिक्र हो रहा है, और आप देखें 2019 में बिल्कुल बिखराव था विपक्षी पार्टियों के बीच में, और जो कुछ भी गठबंधन बनाने की कोशिश की भी गई थी, लेकिन जब बालाकोट का एयर स्ट्राइक हुआ, बालाकोट का, उसके बाद विपक्ष बिल्कुल बिखरा हुआ था। लेकिन 2024 में विपक्ष की स्थिति ऐसी नहीं है। कई राज्यों में विपक्ष ने अच्छा गठबंधन बनाया है, और अब तो 6 चरण के चुनाव हो गए, और अगर आप 6 चरण के चुनावों को देखें तो मुझे लगता है विपक्ष ने चुनाव अच्छा लड़ा है। अब वो अच्छा चुनाव लड़ने का मतलब ये तो नहीं कह सकते कि विपक्ष चुनाव जीत रही है, लेकिन हाँ ये जरूर है अगर आप 2019 से तुलना करें 2024 में, तो स्थिति आज वो नहीं है। अगर आप मैं ये कहूं आज 25 मई 2024 और 25 मई 2023 के टेम्परेचर की बात करूं, आज वो टेम्परेचर नहीं, आज बहुत गर्म है। पिछले साल 25 मई को ये टेम्परेचर नहीं था। मौसम की बात कर रहे हैं, सियासी मौसम के जरिए सियासी मौसम की बात कर रहा हूं। आपने जैसे ये लाइन कही ना कि विपक्ष लड़ तो रहा है लेकिन ऐसा नहीं है कि जीत रहा है, तुरंत वो बगल से बोलने लगे आएगा तो मोदी ही। अंजना जी एक चीज क्या ये सिनेरियो दिख रहा है संजय जी, जो बीजेपी अंत में लाइन में कह देती है? जैसे मैंने टेम्परेचर के बारे में भी कहा, तो ऐसा नहीं है कि 25 मई 2023 को बिल्कुल 16-18 डिग्री टेम्परेचर था और आज 42 डिग्री है। पिछली बार भी 40 के आसपास था, आज 42-43 है। फर्क सिर्फ इतना ही है। ठीक। अरे अंजना जी, तापमान बढ़ेगा तभी तो पॉपकॉर्न की तरह उछलेंगे जैसे अभी उछल रहे हैं। 4 तारीख को देखिएगा पॉपकॉर्न फट फट के निकलेगा बिल्कुल। मेरा प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से है। सर 400 पार का दावा तो कर दिया आपने, लेकिन 2 करोड़ रोजगार का क्या होगा? और जो 38% IITians को जॉब नहीं मिल रही उसका क्या होगा? आपके अच्छे दिन तो आ गए, आप तो 137 करोड़ का गूगल ऐड कर रहे हो, हमारे अच्छे दिन कब आएंगे ये बता दो। भाई पूरे देश के अच्छे दिन आ गए। आप गूगल रखे हुए मोबाइल में, जरा खोलिए स्कॉच की रिपोर्ट खोलिए जरा। आप देखिए स्कॉच कमेटी जो इसने रिपोर्ट दी है। अरे भैया SOC सीधे स्कॉच कहां से आ गया? मैं बता रहा हूं ना, अनएम्प्लॉयमेंट पे उसका जवाब दे रहा हूं आपको। स्कॉच याद आ रहा है? उसी की कमेटी की रिपोर्ट है कि आप स्कॉच की बात कर रहे हैं। एक मिनट, इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। 40 करोड़ रोजगार, 50 करोड़ 40 लाख रोजगार जनरेट हुए पिछले 10 साल में, ये अध्ययन की रिपोर्ट कहती है। आप रोजगार का मतलब क्या समझते हैं? सरकारी नौकरी 40 करोड़ नहीं जनरेट हो सकती। अंजना जी 2 करोड़ रोजगार कहा था मोदी ने, उससे ज्यादा रोजगार जनरेट। साफ कहता हूं, चुनाव दर चुनाव हम लोगों ने सर्वेक्षण किए। भले ही बीजेपी कई राज्यों में चुनाव जीत कर आई, उसमें मध्य प्रदेश,
आप यूपी, असम सबका जिक्र कर लें, लेकिन बेरोजगारी चरम सीमा पर है। जो हम जब भी हमने सर्वेक्षण किया, तकरीबन 70-80% लोग कहते हैं पहले से बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। इस हकीकत से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। लेकिन बावजूद इसके अगर वो जिता रहे हैं बीजेपी को, तो ये क्या कहता है? बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ वही एक मुद्दा नहीं है जो डिसिसिव है आपके वोट देने के निर्णय पर, लेकिन वो एक हकीकत है, वो एक सच्चाई है। मेरा नाम विश्वश्रेया सिंह है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आरक्षण है गरीबों को देना चाहिए, ना कि जातियों को। तो उसी पे मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि जो अनुसूचित और पिछड़ा वर्ग है, जो आज आर्थिक रूप से सक्षम हो चुका है, उसे उसके बाद भी आरक्षण क्यों दिया जा रहा है? और जब वो परीक्षा में बैठते हैं तो वो सामान्य वर्ग के श्रेणी में स्थान प्राप्त कर लेते हैं। सोच रहे हैं कि अजय आलोक जी गर्म कोयला हाथ में उठा लेंगे, है? ये ऐसा मुद्दा है इन सब की। आलोक जी को जवाब देना चाहिए, माइकल से आलोक जी को जवाब देना चाहिए। बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। सबसे पहले हमारे संविधान में आरक्षण की व्यवस्था जो है वो कहीं से भी गरीबी और अमीरी पे आधारित नहीं है, ये आपके सामाजिक पिछड़ेपन पे आधारित है। उसी के हिसाब से आरक्षण मिलता है। इस आरक्षण को बदलने की कोशिश आशुतोष जी की फॉर्मल पार्टी ने की है, कांग्रेस पार्टी ने, कि मुसलमानों को भी आरक्षण देने लगे धर्म पे। हम ये काम नहीं करेंगे। और ये बात जी की पार्टी, हाँ, ये तो मतलब छोड़ दिया उन्होंने। अंजना जी सिंपैथाइजर वहीं के हैं। अंजना जी, अजय आलोक जी अपनी पार्टी और अपनी सरकार के बारे में भी कम जानकारी रखते हैं। जिस संविधान ने कहा था कि आप आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं देंगे, उन्हीं प्रधानमंत्री ने आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया। आप कितना संविधान को मानते हैं? आप अच्छी तरीके से हमने 10% दिया। मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, तो ये मोहब्बत की दुकान जब क्यों नहीं खोली जब आप सत्ता में थे? और अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोहब्बत की दुकान खोल दी, तो फिर 400 पार के नारे से आप घबरा क्यों जाते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की मोहब्बत की दुकान सबके सामने दिखाई दे रही है। शुरुआत हुई थी उनकी मोहब्बत की दुकान। चीज क्या है सर, समझ नहीं आया अभी तक। मोहब्बत बेचते हैं ना, जिसलिए दुकान खोलनी पड़ेगी। दुकान क्यों खोलनी है उसकी? ऐसे तो मुफ्त बांटी जाती है। देखिए, एक्सप्रेशन है। अगर आप इसको ज्यादा गहराई से देखेंगे तो मेन मुद्दे से शायद हम भड़क रहे हैं। मोदी जी राहुल गांधी का एक्सप्रेशन है, मजाक है क्या? देखिए, आपके बीच में उन्होंने एक बार नहीं बोला है। मिस्टर आलोक, नो। देखिए, मोहब्बत का मतलब है बराबरी, समानता। ये मैं पहले आपको बता चुका हूं। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा संविधान के बारे में, आरक्षण के बारे में। आरक्षण पे हमला कैसे हो रहा है? निजीकरण से हो रहा है, आउटसोर्सिंग से हो रहा है। इनके प्रवक्ता, इनके नेता, आरएसएस के नेता ज्योति मिर्धा, लल्लू सिंह, आरएसएस के नेताओं ने साफ कहा है कि जातिगत आरक्षण को हटाना चाहिए। ठीक है। नहीं, और तीसरी बात है, संविधान बदलने की बात। नहीं, संविधान तो बदलने की बात, उसमें आरक्षण भी जुड़ा हुआ है। एक चीज बताइए, ओबीसी का वर्ग, आपने मेजॉरिटी की बात की, सबसे बड़ा हिंदुओं में वर्ग है ओबीसी। इनकी गिनती ये करना नहीं चाहते। 2018 में राजनाथ सिंह जी ने कहा था गिनती करेंगे, 2020 में फॉर्म निकले, कोई गिनती का कोई वो नहीं था। अब जाके जो ओबीसी के जो बेनिफिट्स हैं, जो योजनाएं हैं, 7,000 करोड़ सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री का बजट है, और भी हेड्स हैं, ये गिनती नहीं करना चाहते ओबीसी का। 1931 के आंकड़े हैं जिसके बेसिस पे वर्तमान में योजनाएं बनाई जा रही हैं। ये कहते हैं आधुनिक देश है, तरक्की हो रही है, तो 93 साल पुराने डेटा के आधार पे आज की योजनाएं क्यों बनी जा रही हैं? सबसे बड़ा ओबीसी की गिनती क्यों नहीं करना चाहता? ठीक है, चलिए 2 सवाल और लूंगी, आप आ जाइए। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता से है कि इन्होंने कहा मेजॉरिटिज्म माइनॉरिटिज्म की बात बहुत हो गई है। आपने कहा कि सबको समान स्तर पे लाएंगे, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 7 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और भी बहुत चीजें जो दी गई है सबको समान रखने के लिए, क्या वो काफी नहीं है? आप ऐसा क्या अलग करेंगे? क्या आप संविधान बदल देंगे? वही तो हम कह रहे हैं, हम संविधान में जो वैल्यूज हैं, जो मूल हैं, उन्हीं का डिफेंस करने वाले हैं। और वर्तमान में जो असमानता बढ़ी है, आर्थिक असमानता बढ़ी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज के विपरीत है। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे ही सब कुछ करने वाले हैं। छोटा छोटा सवाल पूछेगा। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष से, और आशुतोष जी बड़े पत्रकार हैं, आम आदमी पार्टी का भी बड़ा प्रचार किया था, तो आज चुनाव लड़े थे? नहीं, चुनाव भी लड़े थे, और ये गाँव में भी गए थे, आंगनबाड़ी वर्करों की इन्होंने सेवा भी दी थी। तो मैं पूछना चाहता हूँ इनसे कि आज आप 4 तारीख को राजनीति विषय ये मत कहना कि कांग्रेस और आप ईवीएम हैक हो गई। और जो हरियाणा की बात करें, आप चौंकाने वाले रिजल्ट देखोगे हरियाणा में। और दिल्ली 7-0 है। सवाल पूछोगे कि ज्ञान देना? नहीं, ज्ञान नहीं देना, मैंने बताना। और मैं दिल्ली का वोटर हूँ। और जो बस इतना कह रहे कि दोपहर होते होते ईवीएम हैक हो गया, तो नहीं बोलिएगा। ये आपने कहा कि हरियाणा में चौंकाने वाले नतीजे होंगे, इसका क्या मतलब निकालते हैं आप? हरियाणा में चौंकाने वाले नतीजे क्या होने वाले हैं? आप बोलिए ना, बोलिए।
अरे उनको डांट काहे रहे 10 पे 10 गठबंधन। चलिए अगला सवाल। सर मेरा सवाल बीजेपी। तो साफ बोलो ना। बोलिए 1 सेकंड प्लीज। सर मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है। सर आपने कहा कि आपने रोजगार बढ़ाए हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप सत्ता में आए थे तो 2014 में केंद्र के अंतर्गत 2 लाख पद रिक्त थे, लेकिन अब 2024 आ गया है और वही पद रिक्त बढ़ के 9 करोड़ 72 लाख हो गए हैं। तो वो सरकारी पद आप भर क्यों नहीं रहे हैं? आपने सबसे बड़ी समस्या आपकी ये है कि महंगाई, बेरोजगारी। को ये नंबर कहाँ से मिला कि 9 करोड़ 72 लाख सरकारी? 9,72,000 पद अभी भी रिक्त हैं। तो इस पर इसको क्यों नहीं भर पा रहे हैं आप? ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम भर नहीं पा रहे हैं। जितने पद रिक्त हैं उनके हिसाब से उनकी नियुक्तियां हो रही हैं। एग्जाम होते हैं, उनकी नियुक्तियां लगातार होती है, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे अलग अलग ईओ का एग्जाम हो। बिल्कुल भर्ती हो रही है और नए नए पदों की सृजन भी की जा रही है। आप ये बताइए कि जब एक हाईवे हमने 70 साल में मात्र 55,000 किलोमीटर हाईवे बनाए थे, 25,000 किलोमीटर, और 55,000 किलोमीटर हाईवे हमने इस 10 साल में बनाया, तो रोजगार बढ़ा कि घटा? आप ये बताओ कि मेडिकल कॉलेज, ये बोले थे कि नहीं बढ़ा। मेडिकल कॉलेज साहब 363 से बढ़ के 726 हो गए। मेडिकल सीट्स बढ़ी कि नहीं बढ़ी? फर्जी आंकड़ा देना है। अरे आप पेपर निकाल के बात कीजिए, क्या चीज मैंने काम नहीं हुआ? एम्स बढ़े कि नहीं बढ़े? आईएम्स बढ़े कि नहीं बढ़े? तो इस सबसे रोजगार आता है कि नहीं आता है? कि हवा बन जाता है? आपके कहने का मतलब ये जो बच्चे रोजगार के बारे में बातचीत कर रहे हैं, रोजगार के बारे में मैं सही जानकारी दे रहा हूँ। मतलब ये है आशुतोष जी, जो ये बच्चे प्लीज मुझे एड्रेस कीजिए। जानकारी दे रहा हूँ। आशुतोष जी मुझे एड्रेस कीजिए प्लीज, आपस में मत लड़िए। तो ये थोड़ा ना यहाँ पे लड़ाई करने आए हैं। मेरा सवाल अजय सर से है। अजय सर, पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि विपक्ष की घोषणा पत्र की ज्यादा चर्चा हो रही है, लेकिन बीजेपी वालों की घोषणा पत्र में क्या लिखा हुआ है, अगले 5 साल में क्या होगा, उसका कुछ नहीं पता है। ये बताया जा रहा है कि 2047 में हम डेवलप देश होंगे, अगले 5 साल में हम क्या करेंगे वो बता दीजिए। 4 करोड़ घर बना के दे चुके हैं और 3 करोड़ घर और बना के देंगे अगले 5 साल में। मोदी जी कहते हैं ये मेरी गारंटी है, तो गारंटी है। अगर हम एक करके अगर हम तमाम चीज विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, अगर हम कहते हैं कि तीसरी अर्थव्यवस्था हम इस बार बन के रहेंगे, तो ये मोदी जी की गारंटी है। अगर हम कहते हैं कि 10 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे, तो ये मोदी जी की गारंटी है। लेकिन चर्चा चक्कर क्या है ना, हमारे घोषणा पत्र पे ये चर्चा नहीं करते हैं, चर्चा खराब चीजों की होती है। कम्युनिस्ट पार्टी कहती है हम सत्ता में आएंगे, घमंडी आएगा तो हम अपना न्यूक्लियर स्टॉक खत्म कर देंगे। क्या हमें अपने एटम बम खत्म करने चाहिए? इन लोग खत्म करेंगे भाई साहब। इस पर आशुतोष जी कुछ नहीं बोलेंगे कम्युनिस्टों के बारे में। ये कहेंगे कि पर्सनल लॉ बोर्ड स्ट्रेंथनिंग करेंगे। क्यों भैया? आप कह रहे हैं वो खत्म करेंगे, मतलब वो सत्ता में आ रहे हैं ना? नहीं, अगर आएंगे तो ये खत्म करेंगे। तो ऐसे लोग कभी सत्ता में आएंगे? संजय जी को छोटा सा मिला, पकड़े एकदम। मैं कह रहा हूँ ऐसे लोग कभी सत्ता में आएंगे ही नहीं। तो उससे फर्क क्या पड़ता है? मेरा नाम अनुराधा कश्यप है। मेरा सवाल बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता से है कि आप एक तरफ तो आप हिंदुत्व की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ आप बीफ कंपनी से चंदा क्यों लेते हैं? आज की तारीख में नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। आज की तारीख में कोई पॉलिटिकल पार्टी चंदा नहीं लेती है, चंदा दिया जाता है। अब कौन हमें चंदा दे रहा है, वो बीफ बेच रहा है कि क्या कर रहा है, ये तो हमारी जानकारी में नहीं है। चंदा दिया, अकाउंट में आया, पार्टी के अकाउंट में रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए ये सवाल कि बीफ बेचने वाली पार्टी को आप चंदा क्यों लेते हैं, कोई रेलेवेंट सवाल हुआ नहीं। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या 4 जून के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा फॉर द 2025 के इलेक्शन के लिए? क्योंकि कांग्रेस के सारा वोट बैंक आपने लिया हुआ है, आप लोग बहुत बड़ा कंप्रोमाइज कर रहे हैं इसको लेकर, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, अगर आप 2019 का चुनाव देखेंगे तो कांग्रेस का वोट आपसे ज्यादा था। तो ऐसा नहीं है कि हमारा वोट बैंक नहीं है। इस बार गठबंधन में वोट बैंक कंबाइन होगा, बात की बात देख लेंगे। ये चुनाव राष्ट्रीय चुनाव के लिए अलायंस है। क्या इस शक की नजर से आम जो वोटर है वो देख रहा है कि इस अलायंस को माने कि नहीं माने? क्योंकि सबसे बड़ा टेस्ट इस बार, देखिए, कांग्रेस एसपी का गठबंधन पहले भी हो चुका है, फ्लॉप हो चुका है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी का जो अलायंस है हरियाणा और दिल्ली में, वो सबसे बड़ा इम्तिहान होगा इस बार। नहीं, मुझे लगता है जिस वक्त चुनाव हो रहे हैं और वोटर जब वोट डालने जा रहा है उस वक्त ये सारी दुविधाएं नहीं होती उनके मन में कि अच्छा इस वक्त तो दे रहे हैं, जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ होंगे, तब क्या करेंगे? बिल्कुल ही नहीं। सिचुएशन देख के, अभी लोकसभा का चुनाव है, अगर मतदाताओं ने ये मन बनाया है कि बीजेपी के कैंडिडेट को हटाना है तो वो बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे। वो इस बात को नहीं देखेंगे कि मेरे पास आम आदमी का कैंडिडेट है या कांग्रेस का कैंडिडेट है। और 25 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे, इतनी बड़ी दूरबीन से तो वोटर देख भी नहीं रहा है। मेरा कहना है कि ये पाप पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन आज ही खत्म हो गया। दिल्ली के चुनाव खत्म, हरियाणा चुनाव खत्म, गठबंधन खत्म। कल से गाली गलौज शुरू होने वाली है। आप ही एंकरिंग कीजिएगा। कल से गाली गलौज चालू, क्योंकि पंजाब चुनाव 1 तारीख को है। कल से गाली गलौज अरविंद केजरीवाल करेंगे। पंजाब चुनाव 1 तारीख को है, गारंटी मैं देता हूँ, इसकी भी गारंटी है। आशुतोष जी,
आप तो अच्छे से जानते हैं आम आदमी पार्टी को, कुछ बताइए। आम आदमी पार्टी मेरा पीछा नहीं छोड़ती, जहां जाता है पीछे पड़ी रहती है। देखिए ये जो एक चीज बहुत जो संजय जी ने कही वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी के माथे पे लकीरें क्यों होनी चाहिए, क्योंकि आज वो पोल पोजीशन पे है, सत्ता में है। तो जो वोटर देने जाता है वो या तो सत्ता के पक्ष में वोट देता है, सत्ता के खिलाफ वोट देता है, और इसके दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी होती है। वोट या तो बीजेपी के पक्ष में पड़ेगा या बीजेपी के खिलाफ पड़ेगा, या मोदी जी के पक्ष में पड़ेगा या मोदी जी के खिलाफ पड़ेगा। तो चाहे आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन एक साथ हो ना हो, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अब फर्क क्या पड़ रहा है कि जैसे दिल्ली के अंदर अगर आप 2014 में देखिए तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो कंबाइंड वोट शेयर था वो बीजेपी के वोट शेयर से ज्यादा था, और 2019 में उनका वोट शेयर थोड़ा ज्यादा हो जाता है। 2024 में ऐसी कोई लहर दिखाई नहीं पड़ती जो बीजेपी को चुनाव जिताने के लिए आ रही हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के अंदर चिंता करनी पड़ेगी। और एक बात और बता दूं, पंजाब के अंदर जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ है, ये देश के हित में है, क्योंकि पंजाब बॉर्डर का स्टेट है, पंजाब में आतंकवाद रह चुका है, और पंजाब में अगर अपोजिशन का स्पेस अगर खाली हो जाएगा तो वो कौन लोग भरेंगे अच्छी तरीके से जानते हैं। उसमें मैं उस अकाली दल बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पंजाब में जब भी अपोजिशन का स्पेस खाली होता है तो वो कुछ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स जाके उसको भरते हैं। छोटा सा इस पर जवाब आ जाए आलोक जी। नरेंद्र मोदी खुद एक लहर हैं, बार बार लौट के आएंगे। 24 की चिंता छोड़ दीजिए, 29 में भी आएंगे, और इसी तरह आप लोग हाथ मलते रह जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। एक बार भी और दूसरी बात ये कहता हूँ, दूसरी बात अशोक जी को ये बीजेपी का नाम लिया आलोक जी ने, एक बार भी बीजेपी का नाम लिया। मोदी जी के प्रधानमंत्री बीजेपी, एक बार भी बीजेपी का नाम लिया। मोदी जी किसके हैं? ये है भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी किसके हैं? भारतीय जनता पार्टी के कहीं और के हैं? आपके पास नेता ही नहीं तो मेरी परेशानी है। मैंने तो बीजेपी जीतेगी। मैंने तो सुना था बीजेपी में 75 साल होते ही वो रिटायरमेंट का एज आ जाता है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 29 में कैसे होगा ये? कोई ऐसा संविधान में भारतीय जनता पार्टी के नहीं लिखा है कि 75 में रिटायरमेंट। यहाँ पे तो 78-79 के लोग चुनाव लड़ रहे हैं आज भी। क्या बात कर रहे हैं? मेरा नाम राघव है। मैं आशुतोष सर से सवाल पूछना चाहता हूँ। ये जब तक अभी तक में जितने भी चुनाव हुआ है बीजेपी का आने के बाद 2014 के बाद, कांग्रेस जितना भी एलिगेशन लगाया है, ये परसेप्शन अपने आप को नहीं बना पा रहा है। ये क्या कारण है? या तो एलिगेशन लगा रहा है, झूठा लगा रहा है, या तो परसेप्शन वोट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। मतलब आप कह रहे हैं, एक सेकंड, सवाल इतना आप घुमा दिए। मैं समझ गया। पहले तो बात ही नहीं समझी कि कांग्रेस का सवाल आप इनसे क्यों कर रहे हैं। देखिए एक बात समझिए, क्योंकि आप पढ़े लिखे लग रहे हैं। जब भी कोई पार्टी सत्ता में होती है तो क्या ये मान के चलिए कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी को पहली बार बहुमत मिला, तो क्या 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी ने, जनसंघ ने जितने आरोप लगाए सब बेकार थे, सब गलत थे, क्योंकि उनको वोट नहीं मिल रहा था। विपक्ष का काम है सर। 1988 में जब राजीव गांधी की सरकार थी तो डिफेंस के समय वो डील हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी क्लीन चिट दे दिया था राजीव गांधी को कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई। लेकिन परसेप्शन इस तरह से लगी थी कि सरकार गिर गई। तो किसने आरोप लगाया था? बेसिकली सवाल है कि भ्रष्टाचार की छवि से कांग्रेस पार्टी अपने आप को क्यों नहीं हटा पा रही है? 2 लाइन का जवाब दीजिए कंक्लूडिंग रिमार्क। मैं अपने दोस्त से कहूंगा कि 4 जून का इंतजार करिए। ठीक है, हो सकता है माफी का नतीजा आपको आ जाए। लेकिन क्या ये अभी भी आप लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज है, चुनौती है, फाइट है? भ्रष्टाचार का आरोप, और पीएम अभी भी कहते हैं कि मैं फिर से आऊंगा, मैं सबको जो भ्रष्टाचार कर रहा है सबको जेल में डालूंगा। देखिए वो तो कहते रहे हैं, कहते रहेंगे। राफेल का घोटाला था, उस समय भी कह रहे थे, और वर्तमान में वॉशिंग मशीन, सब पूरा देश देख रहा है वॉशिंग मशीन। इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला सबके सामने है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद उसे रद्द किया और कहा कि ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है। तो भ्रष्टाचार की सच्चाई देश के सामने है, जो भी ये कहें। संजय कुमार जी बोले। देखिए मुझे लगता है कि क्रिकेट की भाषा में कहूं तो स्लॉग ओवर्स अभी बाकी है। 57 सीटों का चुनाव अभी भी बाकी है। आखिरी बॉल तक मैच चलेगा, चाहे टीम कितनी भी कमजोर हो, लेकिन वो आखिरी समय तक दम लगाती है। और मुझे लगता है इंडिया गठबंधन और बीजेपी दोनों आखिरी के 57 सीटों पर जहां 1 तारीख को वोट पड़ेंगे, दोनों जोर दमखम लगाएगी। जो लोग मैच देखते हैं वो अपनी पार्टी के लिए, अपनी टीम के लिए, टीम इंडिया के लिए टोटका लगा के बैठते हैं कि इस कुर्सी से हिलना नहीं है अगले 2 घंटे। आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए अंजना जी, चीते की रफ्तार, बाज की नजर, शेर की ताकत और मोदी की सोच को नजरअंदाज मत कीजिए। लहर है, बार बार लौट के आएगी। और INC, एक इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका एक्चुअल मतलब होता है आई एम नेचुरली करप्ट। ये नेचुरली करप्ट पार्टी है। भ्रष्टाचार से अलग कहां से करेंगे? जब से देश आजाद हुआ, जीप घोटाले से लेकर आज तक घोटाला ही घोटाला करते हैं। और ये उनको गुस्सा आया है।
कहता है बेचारे शांत हो जाते हैं ये लोग ना। नहीं, ये तो है अननेचुरली करप्ट पार्टी, इस लेवल तक वो अपने करप्शन में भी हमें अननेचुरल बता रहे हैं। क्या बात। चलिए तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए। आज तक 90% सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, 10% बाकी है। 1 जून को एग्जिट पोल जो होगा देश का एग्जैक्ट पोल, देखते रहिए आज तक।